हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि छत्तीसगढ़ क्लास 12 के फिज़िक्स के फर्स्ट असाइनमेंट को हम कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे और कैसे हम यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आपको मैं एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए समझाऊंगा। तो हो सकता है कि वीडियो कुछ लंबा बन जाए, लेकिन आपको ये हमारा जो पूरा असाइनमेंट है, एक बार ये कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपको हर एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और आप उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व करके अपने स्कूल में सबमिट कर सकते हैं। और ये जो हमारा असाइनमेंट है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों यहाँ पे लैंग्वेज में यहाँ पे समझाता चलूँगा, ताकि आपको जो दोनों हमारे मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ही आसानी से अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए, जैसे कि हमारा असाइनमेंट है, इसमें आपको देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पे हमको जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं वो हमारे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको सबसे पहले पूछ रहा है, कह रहा है कि नेम द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ यूनिट न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, मतलब आपको उस भौतिक राशि का यहाँ पे नाम लिखना है जिसका कि यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलॉम होता है। अब यहाँ पे आपको समझना ये है कि कौन सी ऐसी यूनिट है, यानी कि हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम फर्स्ट लिखेंगे। तो देखिए, न्यूटन और पर कूलॉम, तो आपको पता है कि न्यूटन हमारा किसका यूनिट होता है, फोर्स का, मतलब कि ये फोर्स है, और कूलॉम किसका हमारा यूनिट होता है, चार्ज का, मतलब चार्ज। और आपको मालूम है कि फोर्स अपॉन चार्ज का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम सीधे कह सकते हैं कि ये हमारा जो न्यूटन पर कूलॉम ये यूनिट दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही एक यूनिट होगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमने देख लिया है। तो इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, इसमें एक क्वेश्चन और ऐड किया गया है, कह रहा है कि इज इट अ वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। तो आपको जैसे कि मालूम है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है हमारी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि एक सदिश राशि है। तो आप कह सकते हो कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इस तरीके से हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपने सॉल्व बहुत आसानी से कर सकते हैं कि द नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब इसी के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि हमारा यहाँ पे पार्ट नंबर 2 लिखा हुआ है, इसको आइए हम लोग देख लेते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि राइट द डेफिनीशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ यूनिट फेरेड। मतलब आपको बताना है कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी होती है जिसका कि यूनिट फेरेड होता है, उसकी आपको क्या लिखनी है, पहले तो डेफिनीशन लिखनी है और देन उसका डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे जो फेरेड की क्वांटिटी है, ये बेसिकली किसका होता है, ये कैपेसिटर। ठीक है, जो हमारे कैपेसिटर यानी कैपेसिटेंस होता है, उसका ये यूनिट होता है, यानी कि सी का। ठीक है, तो सी फॉर कैपेसिटेंस। ठीक है, और यहाँ पे जब हम पहचान गए कि कैपेसिटेंस का हमारा ये यूनिट होता है और आपको डेफिनेशन बतानी है, तो आपको पता है कि कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू होता है क्यू बाय वी होता है। ये एक बेसिक फॉर्मूला है चैप्टर नंबर 2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक के। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं, आपको पता है कि V की वैल्यू 1 वोल्ट कर देता हूँ, यानी कि V को अगर 1 वोल्ट आप लेके चलते हैं, तो आपको पता है कि C इक्वल टू क्या निकल के आएगा, Q। ठीक है, तो यहाँ से आप बेसिकली डेफिनेशन बना सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर बाय 1 वोल्ट, यानी कि इतना आपको चार्ज देना है ताकि उस कंडक्टर का हमारा जो भी यहाँ पे वोल्टेज हो, पोटेंशियल कितना हो, वो 1 वोल्ट हो जाएगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, कैपेसिटी या कैपेसिटेंस कहेंगे। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। देन आपको बताना है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी कि आपको डायमेंशनल फॉर्मूला भी बनाना है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए, हम मेन फॉर्मूले से बनाएंगे यहाँ पे। तो इसको डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए बहुत आसान तरीका है कि आप इसको फॉर्मूले को जितना हो सके ब्रेक करिए। तो देखिए, मैं क्या करता हूँ कि C इज इक्वल टू, आप जानते हैं Q बाई वी होता है, तुमने यहाँ लिखा Q बाई वी। अब उसके बाद देखिए V यानी कि पोटेंशियल क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, यहाँ पे हम लिखेंगे वर्क अपॉन चार्ज कर लेते हैं। अभी चार्ज भी देखिए ऊपर आएगा, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, Q स्क्वायर अपॉन W हो जाएगा। W क्या है, वर्क है। अब यहाँ से आप देख लीजिए कि Q का मतलब है कि चार्ज, और चार्ज इक्वल टू होता है IT, यानी करंट इनटू टाइम। तो जब हम बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, Q इक्वल टू IT लिखेंगे, तो यहाँ पे इसका मतलब वही I स्क्वायर और T स्क्वायर हो जाएगा। और डिवाइड में देखिए W है यानी कि वर्क।
अब आई स्क्वायर का मतलब है कि करंट की डायमेंशन ए स्क्वायर होती है, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा, और टाइम का स्क्वायर का मतलब है कि टी स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे लगाना ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए वर्क का हमारा जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, ml स्क्वायर टी की पावर -2। तो अब इसको जब कंबाइन करेंगे तो m को ऊपर लाएंगे तो आप देखेंगे कि m की पावर -1 हो जाएगी। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ इस तरफ, ठीक है। m की पावर यहाँ देखिए -1 हो जाएगा। उसके बाद l को ऊपर लेके आएंगे तो l की पावर -2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि t की पावर टोटल क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, और a की पावर +2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा जो कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 4 एंड a की पावर 2। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमने पूरा सॉल्व कर लिया। यहाँ पे आपको मार्किंग में लिखी हुई है कि 2 + 2, यानी कि फर्स्ट पार्ट भी 2 मार्क्स का है और सेकेंड पार्ट भी 2 मार्क्स का है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसको आप पहले तो ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 पार्ट में क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए पहले क्या कह रहा है, कह रहा द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग एयर, यानी कि जब एयर यहाँ पे मीडियम होता है तो कह रहा है कि उसका कैपेसिटेंस कितना है, देखिए 10 माइक्रोफैरड होता है। क्लियर। और कौन सा यहाँ पे कैपेसिटर की बात हो रही है, देखिए पैरेलल प्लेट। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि पैरेलल प्लेट के लिए जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है एयर के लिए वो हमारा होता है कि ε0 A/d। ओके, ये हमारा होता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जब एयर यहाँ पे फिल होती है। अगर कोई मीडियम होगा तो यहाँ पे K यानी कि डाइलेक्ट्रिक से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो फर्स्ट हमको जब ये फॉर्मूला पता है तो यहाँ पे आपको हम यहाँ पे देखते हैं कि 10 यानी कि C की जगह आपको रखना है, देखिए 10 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 10 माइक्रोफैरड यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि 10 माइक्रोफैरड। अब इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं कि ε/A/d। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, जो कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अब आइए उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड टू हाफ। मतलब अब आपको क्या करना है कि जो पहले डिस्टेंस है यानी कि d उसका हाफ कर देना है। तो इसका मतलब ये कि जब हम सेकंड कंडीशन लगाएंगे तो जो भी हम बच्चों डिस्टेंस रखेंगे उसको हम क्या करेंगे, पहले वाली डिस्टेंस को हाफ रखना पड़ेगा, यानी d/2 यहाँ पे रखना होगा पहली कंडीशन। और दूसरी देखिए कंडीशन ये है कि मीडियम बिटवीन प्लेट्स इज रिप्लेस्ड बाय ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। मतलब इस बार क्या करना है, आपको एयर को हटा करके एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे फिल करना है जिसका की वैल्यू दिया है 5। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमको k की वैल्यू इस बार गिवन है, 5 हमको गिवन है, देन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि देन फाइंड द वैल्यू हाउ मच इंक्रीज और डिक्रीज विल बी देयर इन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। मतलब कि हमको बताना है कि धारिता का मान कितना बढ़ेगा या फिर घटेगा, यानी कि C हमें फाइंड करना अगेन। तो देखिए अभी क्या करना है, फिर से हमको C यानी C' मान लीजिए सेकंड कंडीशन है। तो आपको ध्यान ये देना है कि इस बार मीडियम भरा हुआ है तो हमने क्या करना कि ε0 के साथ K भी आ जाएगा। एरिया देखिए हमारा प्लेट का कुछ भी नहीं होगा, यानी कि चेंज नहीं होगा। जो पहले एरिया है, जितनी एरिया की प्लेटें हैं, प्लेटें वही हैं, खाली उसको हमें क्या करना है, हाफ डिस्टेंस में खाली ला करके रख देना है। तो एरिया हमारा A ही होगा। उसके बाद देखिए क्योंकि डिस्टेंस को हाफ किया गया है तो जो भी डिस्टेंस होती है नीचे उसको भी आपको हाफ कर देना है, d/2 कर देना है। ओके, अब देखिए d/2 अगर करेंगे तो देखिए 2 पर चला जाएगा, तो आप कह सकते हो यहाँ पे हो जाएगा कि 2k ε0 A/d। इस तरीके से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या मालूम है, देखिए 2 आपको कांस्टेंट है, अब इनटू k की वैल्यू आपको गिवन है 5, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यहाँ पे 5 लिखेंगे। और ये देखिए पूरा जो ग्रुप है ε0 A/d, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 पे फाइंड कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन कि इसकी वैल्यू हमको रखनी है 10 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पे 10, और ये याद रखिएगा ये फैरड में मैंने भी चेंज नहीं किया है, तो ये हमारा आंसर माइक्रोफैरड में ही आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 5 × 2 कितना हुआ 10, और 10 × 10 कितना हुआ 100। तो ये हमारा हो गया 100 माइक्रोफैरड। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट कंडीशन थी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा जो कैपेसिटेंस दिया हुआ था वो तो 10 माइक्रोफैरड था, लेकिन जब हमने क्या किया, प्लेट्स को जस्ट हाफ डिस्टेंस किया
और हमारा जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने 5 कर दिया, तो देखिए हमारा कैपेसिटेंस कितना हो गया 100 माइक्रोफेरेड, यानी कि 100 माइक्रोफेरेड हो गया। तो आप बताइए 100 से अगर हम 100 तक पहुंच रहे हैं मतलब क्या हुआ 10 टाइम्स, यानी कि 10 गुना आप कह सकते हो बढ़ गया, 10 टाइम्स इंक्रीज्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैंने कॉन्सेप्ट पूरा समझाया है कि किस तरीके से हमारे 10 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, कैसे बढ़ा हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस इसको एज इट इज़ आपको यहाँ पे सॉल्व करके सबमिट करना है। अब देखिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या कह रहा है कि ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q इज केप्ट नियर ए चार्ज्ड प्लेट। मतलब आपको क्या करना है कि एक कोई चार्ज प्लेट होगी, सपोज करिए मैंने यहाँ पे एक चार्ज कोई प्लेट ले लिया है। अब इस पर चार्जिंग आपको देनी है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो मैंने सपोज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले लिया है फिलहाल अभी कि मैंने इसको चार्जिंग किया है। अब उसके बाद कह रहा है कि ए पॉजिटिव चार्ज प्लस Q क्या करना है, इसके पास में कहीं पे रखना है। तो आप क्या करिए कि इसके पास में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रख देते हैं। तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा हुआ है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ, ठीक है, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स फ्रॉम पॉइंट चार्ज टू द प्लेट। आपको पॉइंट चार्ज से लेकर के प्लेट तक की जो भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उनको आपको बनाना होगा। तो इसको हम यहाँ पे बनाएंगे। तो देखिए क्या आपको कॉन्सेप्ट यहाँ याद रखना है कि पहली बात तो जो भी हमारा ये चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज हमसे कहा गया है, और पॉजिटिव चार्ज में हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, आउटवर्ड, यानी सब बाहर आती हैं। तो इस तरीके से आपको बाहर तो निकालना है पॉजिटिव से, लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि इसकी इस तरफ, यानी कि कह सकते हैं राइट साइड में क्या है, एक और यहाँ पे प्लेट रखी हुई है, वो भी आपको देख सकते हैं कि चार्ज प्लेट है। तो ये जो लाइंस निकलेंगी यहाँ पॉजिटिव वाले से, तो ये नेगेटिव वाला उसको अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो आपको ध्यान देना है कि ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, वो भी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके का मतलब ये कि नॉर्मल कि जब भी कोई भी चार्ज हमारा होता है तो आपको ध्यान देना है कि शीट में यानी कि प्लेट में हमारा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ऑलवेज नॉर्मल होती हैं। सपोज करिए मैं आपको यहाँ पे 2 प्लेटें दिखाऊं, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। तो अगर आपने फर्स्ट प्लेट को पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अगर मिला हुआ है और सेकेंड प्लेट को देखिए नेगेटिव चार्ज मिला हुआ है इस तरीके से, तो मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों के बीच में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाइए आप, तो आपको सिर्फ क्या कर देना कि पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव तक आपको लाइंस ऐसे खींच देनी है। तो आप देखिए कि दोनों प्लेटों में ये लाइंस कैसी हैं, नॉर्मल हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हमें ऐसा याद रखिएगा कि किसी प्लेट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ऑलवेज नॉर्मल होती है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सीखा कि ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि बिंदु आवेश से निकलकर आवेशित प्लेट तक जाने वाली जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, नॉर्मल होंगी, ऑलवेज नॉर्मल। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ द प्लेट। ओके, अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो भी हमारी सरफेस है यानी कि जो प्लेट हमको दी गई है उस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी, तो आपको सिर्फ जो इंटेंसिटी फाइंड करनी है वो आपको प्लेट की वजह से निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज की वजह से आपको नहीं पूछ रहा है, क्योंकि डिस्टेंस हमको गिवन नहीं है कि चार्ज कितना डिस्टेंस पे हमको रखना है। तो अब आपको देखिए यहाँ पे कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है, बेसिक आपको पढ़ाया भी गया है कि आपको एक सीट ले लेनी है। अब ये बहुत लॉन्ग हो सकती है, इन्फिनिटी भी हो सकती है। तो जब आप यहाँ पे एक सीट यहाँ पे लेंगे और इसको कभी भी चार्जिंग देते हैं, चार्ज सीट यहाँ पे देंगे अगर, तो इस चार्ज सीट के दोनों तरफ क्या होगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस तरफ भी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और इस तरफ भी। तो यहाँ पे हम इसको जब फाइंड करेंगे तो इसको हम लोग क्या करते हैं, गॉस थ्योरम के यहाँ पे हम मेथड से हम यूज़ करते हैं और बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं। उसके हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि यहाँ पे एक छोटा सा एरिया अगर हम लेते हैं तो इस छोटे से एरिया को अगर हम क्लोज करें यानी पूरा बंद करें तो क्या करेंगे, आप दोनों साइड से बंद करते हैं, यानी कि इस तरफ से भी इसको क्लोज करना होता है और ठीक उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरफ से भी हम उसको क्लोज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे कि स्मॉल एरिया को लेकर के हम चलते हैं और धीरे धीरे करके हम पूरी शीट को कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे 3 एरिया आपको मिलते हैं। एक एरिया ये है A1, ठीक है, दूसरा एरिया आप देख सकते हैं ये वाला है A2 मान लें, और तीसरा एरिया क्या है इसकी सरफेस का, ये जो होगा एरिया या ऊपर ले लीजिए या नीचे ले लीजिए।
तो आपको मालूम है कि एरिया की जो एक डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, हमेशा उस सरफेस की परपेंडिकुलर। तो इसकी जो एरिया की डायरेक्शन होगी वो ये होगी। उसी तरीके से यहाँ पे एरिया की डायरेक्शन आपको पता है किस तरफ होती है, और इस तरीके से जो हमारी ये बीच की जो सरफेस बच रही है इस पे एरिया की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ होगी। और जबकि जो प्लेट हमारी चार्जिंग है, तो चार्जिंग आपको मैंने बताया कि प्लस वाले चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, आउटवर्ड होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी होगी और इस तरफ भी होगी, लेकिन सिर्फ आपको देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल है। तो ऐसे में अगर मैं पूछूं आपसे कि जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसको तो आपको मालूम है कि ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर के रूप में हमको मिलता है। तो इस तरीके से अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये आपको मिलेगा कि ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्योंकि हमको देख सकते हैं कि 3 टाइप के एरिया हैं, या कह सकते हैं 3 एंगल मिलेंगे, कि अगर हम फर्स्ट वाले सरफेस को लेते हैं तो आपको मालूम है कि इसकी जो एरिया की डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल है, यानी कि फॉरवर्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा आगे की तरफ है। यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। उसी तरीके से अगर हम इस एरिया को लेते हैं तो इस एरिया में आपको मालूम है कि पीछे की तरफ हमारी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक एरिया की, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी कैसे है, बैक साइड में है। तो यहाँ पे एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है। जबकि जो बीच का एरिया आप देख सकते हैं इसकी डायरेक्शन एरिया के ऊपर है, और हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पे एंगल कितना होता है, 90 डिग्री बनता है। तो इस तरीके से अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि A1 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चलिए A1 कर लेते हैं। A1 cos 0 डिग्री ले लेते हैं पहला। तो उसी तरीके से हम फिर से सेकंड देखेंगे कि A2, उसके बाद cos 0 डिग्री, ये भी आपको मिल जाएगा। थर्ड हम देखेंगे तो A3 एंड cos 90 डिग्री यहाँ हमको मिलेगा। तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और A1 और A2 आप देख सकते हैं दोनों इक्वल हैं। जितना एरिया आप यहाँ का देखेंगे वही सेम टू सेम एरिया यहाँ पे, यानी कि A1 = A2 हम A मान लेते हैं। तो आप कह सकते हैं कि EA यहाँ पे हो जाएगा, उसी तरीके से EA यहाँ से आपको मिलेगा, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम यहाँ पे आपको पता है कि फ्लक्स इक्वल टू होता है Q/ε0, और यहाँ पे आप देखेंगे कि 2EA हो सकता है। व्हाट इज चार्ज, चार्ज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे सिग्मा इंटू ए करेंगे अपॉन ε0 इज इक्वल टू 2E एंड A। तो ए से ए को कैंसिल आउट कर देंगे, और फाइनली हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बचेगी वो आपको देख सकते हैं कि सिग्मा अपॉन 2ε0A। ठीक है। तो ये किसी भी एक जो भी प्लेट होती है, प्लेट की वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। ठीक है। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहली बात तो ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो देखिए डिस्टेंस पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रही है, यानी कि सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि जो इसके पर एरिया में होगा चार्ज उस पर डिपेंड कर रही है, यानी कि ये कितना दूर हमारा पॉइंट रखा है इस पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यही फाइनल आंसर हो जाएगा कि किसी भी सरफेस पे हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, सिग्मा अपॉन 2ε0, और ये हमारा यूनिट क्या होगा, सेम न्यूटन पर कूलॉम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब आइए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं QP एंड QQ आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। मतलब 2 चार्जेस हैं वो आपस में क्या है, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, और ये डिस्टेंस क्या है देखिए एयर में या वैक्यूम में दी गई है। तो देखिए वही हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ डायग्राम बना लेते हैं कि यहाँ पे कोई चार्ज रखा है जो कि है QP, उसके बाद यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है जो कि है Q और Q। ठीक है। और इनके बीच का जो आप डिस्टेंस देखेंगे वो कितना है, देखिए 10 सेंटीमीटर आपको इनके बीच का डिस्टेंस है, और दोनों के बीच अभी फिलहाल एयर यहाँ पे फिल की गई है, ऐसा आपसे क्वेश्चन में कहा गया है। अब उसके बाद यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग द सेंटर ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, अलोंग द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस। मतलब आपसे कह रहा है कि जो लाइन आप इन दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं उसके सेंटर पे क्या चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। इसका मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं बीच में निकालना है, इस पॉइंट पे क्या बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई निकालनी है। तो आप यहाँ जब आपको निकालना है तो आपको पता कि जस्ट सेंटर है यानी कि आधा होगा, तो आप कह सकते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा।
और उसी तरीके से ये भी क्या होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर ही हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि हमको निकालनी है, तो आपको देखिए क्या आपको एज्यूम करना है, क्योंकि देखिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो आप ये एज्यूम करके चलिए कि अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखा होगा, ठीक है, कुछ भी आप एज्यूम कर लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज होगा, तो देखिए फर्स्ट वाला चार्ज है QP, ये एक पॉजिटिव चार्ज आपको बताया गया है। तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पे क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो मतलब फर्स्ट वाले की वजह से देखिए कि यहाँ पे जो भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन होगी फॉरवर्ड होगी, ठीक है। अब उसी तरीके से देखिए जो सेकंड वाला है यानी कि QQ, इसको बताया गया है कि नेगेटिव चार्ज है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हमारा QQ है वो कैसा है कि -2 माइक्रोकूलम है यानी कि नेगेटिव है। तो नेगेटिव वाला भी क्या करेगा, पॉजिटिव वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो कह सकते हैं कि सेकंड वाले की वजह से भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फॉरवर्ड होगी। मतलब दोनों जो चार्जेस होंगे, ये दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होगी, फॉरवर्ड की तरफ होगी। तो जो नेट हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, पहली बात तो आपको सिर्फ ध्यान देना कि दोनों को हमें वेक्टर एडिशन करते हैं पहली बात, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अगर, तो हम उसको वेक्टर एडिशन करते हैं, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो इसको हमको मैग्नीट्यूड को सीधे ऐड कर देना है कि E1 प्लस E2 हमको ऐड कर देना है। ओके, अब देखिए E1 होती क्या है, E1 आपको जब निकालना है तो QP की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, 1/4πε0 QP बाय R स्क्वायर होता है। तो देखिए R स्क्वायर का मतलब है डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस कितनी है, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो 5 सेंटीमीटर को आप चेंज करिए मीटर में, तो 10⁻⁻² आ जाएगा, और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब प्लस करेंगे हम लोग, अब निकालते हैं QQ की वजह से, तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे कि 1/4πε0 QQ अपॉन, फिर से देखिए डिस्टेंस ये भी सेम है, तो 5 × 10⁻² का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ लिखी है। अब क्योंकि देखिए QP और QQ भी क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम है, देखिए दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है। एक है +2 माइक्रोकूलम और दूसरा क्या है, देखिए -2 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे माइनस हमको नहीं लेना, क्योंकि माइनस की वजह से हमें सिर्फ डायरेक्शन को मालूम करना होता है, और ऑलरेडी हमने डायरेक्शन पता कर लिया है कि दोनों फॉरवर्ड हैं। तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चूज करना है। तो QP और QQ क्या है, दोनों देखिए सेम है। तो आप इनको भी क्या कर सकते हो, QP की जगह QQ लिख सकते हैं, या फिर QQ की जगह हम QP लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ देखेंगे कि क्योंकि QP जो होगा वो QQ के इक्वल है, तो आपको फाइनली देख सकते हैं कि हमारा जो बनेगा 1/4πε0, यहाँ पे दोनों को ऐड कर दिए तो डबल हो जाएगा QP, ठीक है, क्योंकि दोनों ऐड हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 × 10⁻² का होल स्क्वायर आपको मिल जाएगा। अब बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे तो E हो जाएगा, ऊपर है 2, अब QP हो या QQ हो, इनकी वैल्यू दी गई है 2 माइक्रोकूलम। तो इसको जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि 2 × 10⁻⁶ कूलम, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1/4πε0 की सीधे वैल्यू आप जानते हैं कि 9 × 10⁹ होती है, इसको हमने यहाँ लिख लिया। अब उसके बाद देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25, इस तरीके से हम यहाँ लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे इंटू करेंगे और 10⁻² का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁴। और इसको हम सॉल्व जब करते हैं तो ऊपर देखिए यहाँ पे 2 × 2 4 और 4 × 9 36, ऊपर हो जाएगा 36। पावर यहाँ देख लेते हैं कि ये जो -4 है ऊपर जाएगी तो +4 हो जाएगा, तो 9 + 4 कितना हुआ 13, 10⁻+13, और उसमें से 6 को हम जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि -7 और डिवाइड बाय 25। तो हमारा फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा वो आप देख सकते हैं कि इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 1.44, ठीक है, इंटू 10 की पावर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि -4 ऊपर गया तो +4 हो गया, यानी 9 + 4 13, तो ये प्लस में पावर रहेगी, ठीक है, +7। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा कि +7 न्यूटन पर कूलम। तो इस तरीके से आपने बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया कि फर्स्ट वाले जो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको निकाला, और सेकंड वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, अगर डायरेक्शन देखिए रिवर्स होती ना तो यहाँ पे आंसर क्या आता, 0 आ जाता, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो हमको ऐड कर देना है, यानी कि पहले से डबल कर देना है, और डबल करने के बाद हमको मालूम चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस तरीके से हमको मिल गई। अब देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता चल चुकी है कि हाँ इसमें कितनी बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके बाद हमको अगला क्वेश्चन ये कहा गया है कि अगर उस सेंटर में क्या रखा होता, यहाँ पे और चार्ज रखा होता QR,
ये देखिए क्यू आर की वैल्यू आपको दी गई है कि 1.2 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम होता प्लेस्ड एट सेंटर। तो कह रहा है कि उस पर फोर्स कितना लगता, ठीक है, उसमें फोर्स कितना लगता और किस डायरेक्शन में यहाँ पे लगता। तो आप यहाँ जानते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड पता होती है तो हमको मालूम है कि फोर्स हम कैसे निकालते हैं। फोर्स हम निकालते हैं कि चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे चार्ज आपको पता है कि कितना हमको दिया गया है, चार्ज हमको दिया गया है कि 1.2 इंटू 10⁻⁹। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 1.2 इंटू 10⁻⁹ हमारा चार्ज गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने अभी भी फाइंड किया है कि 1.44 इंटू 10⁻⁷। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.44 इंटू 10⁻⁷। तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमको जो भी वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी कि 1.728 इंटू 10⁻²। ठीक है, ये न्यूटन में आपको मिलेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया और ये पता कर लिया कि हाँ इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि हाँ हमें कितना यहाँ पे फोर्स लगेगा। अब इसके बाद देखिए क्योंकि डायरेक्शन भी पूछी जा रही है तो आपको पता चल चुका है कि हमारा यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो फॉरवर्ड थी, आगे की तरफ थी। ठीक है, जबकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है हमेशा पॉजिटिव से कहाँ की तरफ होती है, निगेटिव की तरफ होती है। लेकिन आपने क्योंकि बीच में आपने निगेटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, निगेटिव चार्ज रखा हुआ है तो निगेटिव क्या करेगा, ये प्लस वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, पीछे की तरफ। तो आप कह सकते हैं भले ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड है, लेकिन जो हमारा फोर्स लगेगा तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, वो रिवर्स होगी, बैक साइड में हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे दोनों आंसर होगा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज 1.728 एंड द डायरेक्शन इज रिवर्स या बैक साइड। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने इसका कैलकुलेशन किया, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया है और कैसे यहाँ पे हम लोगों ने फोर्स निकाला है। अब इसके बाद हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं तो फिर आपका एक कंप्लीट असाइनमेंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि मेंशन, ठीक है, मेंशन 2 डिफरेंसेस बिटवीन पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक तो ये आपको बताना है और दूसरा क्या है कि पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि आपने जो पोटेंशियल निकालते हैं किसी पॉइंट चार्ज की वजह से और दूसरा होता है कि पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो ये देख लेते हैं कि पॉइंट चार्ज आपका क्या होता है। देखिए मान लीजिए कि ये कोई आपका एक चार्ज है Q, तो इस चार्ज को आपको पता है कि अगर किसी भी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक और कोई चार्ज होगा, ये हमारा टेस्ट चार्ज सपोज, और यहाँ पे पहले से कोई चार्ज है तो इसके सराउंडिंग एक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हर एक चार्ज के सराउंडिंग। तो जब आप किसी भी टेस्ट चार्ज को इसके अंदर लाने की कोशिश करते हैं तो क्या करता है, ये टेस्ट जो हमारा चार्ज होता है इसको वापस रिपेल करेगा। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, इसके पास अगर आएंगे ना तो हमको क्या होता है कि वर्क करना पड़ता है। मतलब किसी भी टेस्ट चार्ज को अगर हम किसी दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने की कोशिश करते हैं तो हमको एक वर्क करना होता है। तो यही आपको पता है कि जो हमारा पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वर्क डन, जो भी हम वर्क करते हैं और जो भी चार्ज हम लेकर के आते हैं उसके रेशियो को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। जबकि अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो यहाँ पे आपको मालूम है कि 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं। सपोज एक -Q है और एक +Q है, तो इसकी वजह से यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि पोटेंशियल अगर हम निकालते हैं किसी पॉइंट पे, चाहे वो आपका एक्सियल पॉइंट हो या फिर हमारा क्या हो, आपको यहाँ पे इक्वेटोरियल पॉइंट हो, तो यहाँ पे आपको मालूम है कि हमारा जो भी एक चार्ज होता है तो वहाँ पे हम जो पोटेंशियल यहाँ पे निकालते हैं ये पूरे ग्रुप की वजह से मिलता है, यानी कि यहाँ पे 2 आपके पूरे कपल होते हैं, इनकी वजह से हमको मिलता है। तो देखिए फर्स्ट डिफरेंस तो आप ये बना सकते हैं कि आपको जो भी यहाँ पे पोटेंशियल होता है वो क्या होता है कि किसी सिंगल आपके चार्ज की वजह से होता है, कि पोटेंशियल विल बी फाइंड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे किसी सिंगल चार्ज की वजह से आपको पोटेंशियल मिलता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि W/Q हो जाएगा। और इसमें क्या होता है कि आपको ड्यू टू द ग्रुप या कह सकते हैं ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज की वजह से यहाँ पे आपको पोटेंशियल मिलेगा। तो पहला तो डिफरेंस आपको यही मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि अगर हम सेकंड डिफरेंस देखेंगे तो देखिए जो हमारा सिंगल पॉइंट चार्ज होता है उसका जो फॉर्मूला है वो आप देख सकते हैं कि W/Q होता है।
यहाँ पे क्यू नॉट क्या चीज़ है, जो आप टेस्ट चार्ज को लेकर के आगे बढ़ेंगे वो हमारा होता है, और डब्ल्यू क्या होता है, वर्क डन। तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो भी हमारा होगा वो डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, और जबकि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो देखिए वो आपके अलग अलग पॉइंट पे डिफरेंट होगा। जैसे मैं अगर बात करूँ इक्वेटोरियल पे तो यहाँ पे 0 होता है, और उसी तरीके से अगर आप एक्सेल पॉइंट की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको पता है कि क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप पोटेंशियल यहाँ पे आपको एक्सेल पॉइंट में मिलता है। तो यहीं आप एक कॉमन फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल होता है, देखिए कॉमन पॉइंट पे अगर कहीं हम निकालते हैं वो हमारा हो जाएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंट कह सकते हैं कि हमारे फॉर्मूले हैं कि पॉइंट चार्ज की वजह से ये आपका फॉर्मूला होता है, और इसी तरीके से यहाँ पे हम डायपोल की वजह से निकालते हैं तो हमारा कॉमन फॉर्मूला ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब दूसरा देखिए क्वेश्चन इसी में और यहाँ पे ऐड किया गया है, वो कह रहा है आपसे कि डिफरेंस लिखने के बाद आपसे कह रहा है कि ऑल्सो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सटेंडेड एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब किसी जो डाइपोल की जो आपको लाइन होती है उसको, उसी लाइन को और आगे अगर हम बढ़ाते हैं तो उसके किसी पॉइंट पे, यानी कि कह सकते हैं आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सियल की बात कर रहा है कि एक्सियल पॉइंट पे आपको पोटेंशियल फाइंड करना होता है, यानी कि अच्छी स्थिति में। ठीक है, कि अच्छी स्थिति में हमारा क्या होता है, यानी बढ़ाए गए अक्ष पर आपको पोटेंशियल निकालना है। तो ये देखिए कैलकुलेशन पार्ट है, और आपको कैलकुलेशन अच्छे से मालूम है कि बहुत इजी है कि यहाँ पे आपको दो चार्जेस यहाँ पे ले लेने हैं, वो भी क्या होने चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट। तो फर्स्ट अगर माइनस क्यू है और सेकंड प्लस क्यू है, और डायपोल के बीच की डिस्टेंस हम 2l हमेशा लेते हैं, तो यहाँ पे 2l किया, और हमेशा डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, मिड से। तो सपोज करिए इसका एक्सिस को हम और आगे तक बढ़ाते हैं यहाँ तक, तो यहाँ पे कोई पॉइंट P ले लीजिए जो कि इसके सेंटर से सपोज r डिस्टेंस पे रखा हुआ है हमारा पॉइंट P। तो ये हमारी एक्सिस हो गई, इस एक्सिस पे कोई पॉइंट P है, यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना है। तो यहाँ पे पोटेंशियल देखिए दो चार्जेस की वजह से निकालना है, माइनस क्यू की वजह से भी और प्लस क्यू की वजह से भी। तो हम यहाँ पे निकालते हैं माइनस क्यू ड्यू टू द माइनस क्यू, ठीक है, की वजह से यहाँ से निकालते हैं, के कारण की वजह से। तो आपको पता है कि पोटेंशियल क्या होता है, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R होता है। ठीक है, यहाँ पे Q आप देखिए माइनस Q आपको लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर का मतलब है कि अगर कोई चीज़ माइनस की है तो माइनस को आपको लेना होगा, और अगर कोई चीज़ प्लस की तो प्लस को लेना होगा। जबकि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वेक्टर में माइनस को और प्लस को हम लेते नहीं हैं, बल्कि वो क्या शो करता है, ओनली डायरेक्शन शो करता है। तो यहाँ पे हमें वही करना है कि यहाँ पे माइनस क्यू हमको लेना पड़ेगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे डिस्टेंस आपको लेनी है, तो आपको पता है कि यहाँ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखिए तो यहाँ सेंटर से हमको लेना है, तो यहाँ से लेकर के पूरी, तो यहाँ पे L तो ये हो गई, ठीक है, तो और यहाँ पे ये भी L हो गई हाफ। तो आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक R है और इतनी L है, तो यहाँ पे हो जाएगा R + L, ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। अब उसी तरीके से अगर प्लस क्यू की वजह से लेंगे पोटेंशियल की वैल्यू को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे V1 मान लेते हैं फिलहाल, तो यहाँ पे V2 निकालेंगे तो हो जाएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ प्लस क्यू है तो प्लस क्यू रखिए, और यहाँ हो जाएगा कि R - L। ठीक है, अब क्योंकि हमको दोनों पोटेंशियल स्केलर होते हैं तो सीधे में ऐड कर देना होता है नेट पोटेंशियल के लिए, तो V = निकालेंगे V1 + V2 यहाँ पे निकालेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो वैल्यू आएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि V2 को पहले लिख लेते हैं, कुछ भी हो, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R - L। अब उसका प्लस होगा, जब V1 को लिखेंगे तो देखिए यहाँ माइनस की वजह से क्या होगा, इस साइन हो जाएगा माइनस का, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे Q अपॉन R + L। अब जो कॉमन है उसको कॉमन कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम कॉमन करते हैं, Q को भी देखिए कॉमन कर लिया, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1/R - L। अब उसके बाद माइनस के बाद बचेगा कि 1/R + L। ओके, उसके बाद Q = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एलसीएम हम लोग लेते हैं कि R - L, और एक जगह R + L है तो यहाँ पे A² - B² का फॉर्मूला लग जाएगा कि R² - L², और यहाँ क्रॉस करेंगे तो यहाँ होगा R + L, और माइनस के बाद क्या बचेगा, R - L।
अब यहाँ पे ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे दोनों r प्लस एल ऊपर रहेगा, उसके बाद माइनस का r और प्लस का l, और नीचे आप देख सकते हैं कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर यहाँ पे आपको मिलेगा। तो r से r कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लाइन हम लोग देख लेते हैं, तो v इक्वल टू बचेगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद यहाँ पे l प्लस एल आपको 2l हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 2l, और नीचे हो जाएगा कि r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो देखिए यहीं से अगर आप चाहेंगे तो आप देख सकते हैं कि r हमारा क्या होता है कि डायपोल के सेंटर से पॉइंट तक की डिस्टेंस, तो ये हमारी बहुत बड़ी होती है l के कंपेरिजन में, तो आप चाहेंगे तो इसको छोड़ सकते हैं, अदरवाइज ये भी हमारा एक कॉमन फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि P इक्वल टू V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे 2l है। अगर हम l को इग्नोर करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ओनली r स्क्वायर बचेगा। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है कि q इंटू 2l होता है, चार्ज और दोनों के चार्ज के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पे इसको हम p से रिप्लेस कर सकते हैं, तो फाइनली हो जाएगा कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये p आप लिख सकते हैं p अपॉन r स्क्वायर। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी आपका पोटेंशियल होता है ड्यू टू द एक्सियल इन द एक्सियल पॉइंट, ये हमारा हो जाएगा, और इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट। ओके, तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया कि किसी भी डायपोल के एक्सियल पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल कितना होता है। तो मैंने आपको सारे क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के हिसाब से करा दिए हैं, और आपको हर एक क्वेश्चन को देखिए मैंने थोड़ा टाइम लिया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको चीज़ें लगे कि इतना लेंदी है, लेकिन आपको मैंने एक एक क्वेश्चन को समझाने की कोशिश किया है ताकि आप अच्छे से पहले खुद समझ लें, उसके बाद आप असाइनमेंट करिएगा, ताकि आपको जब भी अगर ये न्यू क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाएगा तो आपसे वो बन सके, आपको कॉपी नहीं करनी है। ठीक है, तो आई होप आपको कंप्लीट पूरा का पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, हर एक क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में किसी टाइप का डाउट होगा तो प्लीज़ आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स करके यानी कि कमेंट करके हमको बता सकते हैं। और इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट के जो असाइनमेंट है वो भी आपको यहाँ पे बहुत जल्द मिल जाएंगे। और इसको यहाँ पे अगर आपको, क्योंकि हर मंथ आपको असाइनमेंट जमा करना है, तो आपको हर मंथ मैं यहाँ को असाइनमेंट को बना कर आपको अपलोड करता रहूँगा, तो यहाँ से आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो इसके लिए आप जल्दी से नोटिफिकेशन बिल्कुल ज़रूर ऑन कर लें यहाँ पे सब्सक्राइब के बाद, ताकि जब भी आपको मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास वो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।